प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो फाइनली कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है आपके पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 है आपके पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं आपके उनकी मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये शानदार नोट्स हैं, अब तक के आपको ऐसे नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो ये नोट्स लिख सकते हैं, या फिर इन नोट्स को आप पीडीएफ के रूप में भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दिए हैं उन नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने कक्षा 8 विज्ञान में 1 से लेकर 6 तक के जो चैप्टर हैं वो ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर के नोट्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उन चैप्टर की भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं वनोन्मूलन, यानी वनोन्मूलन है वो वाला टॉपिक है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले है आपके, और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो सबसे पहले है आपके वनोन्मूलन, यानी वनोन्मूलन क्या होता है। तो वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। तो वनोन्मूलन की जो परिभाषा है ये आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि वन में वृक्षों की जो कटाई है वो निम्न उद्देश्यों से की जाती है। तो वन में वृक्षों की जो कटाई है वो कौन कौन से उद्देश्यों से की जाती है। तो इसमें पहला जो उद्देश्य है वो है कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, और दूसरा उद्देश्य है कि घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, और तीसरा जो उद्देश्य है वो है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। तो ये 3 उद्देश्य आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि वनोन्मूलन है उसके क्या परिणाम हैं। तो इसमें पहला परिणाम है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। और दूसरा जो परिणाम है वो है कि इससे वायुमंडल में CO2 का अर्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इससे वायुमंडल है उसमें CO2 का जो स्तर है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। और तीसरा जो परिणाम है वो है कि भौमजल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। जो भौमजल स्तर है उसका भी क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये 4 जो परिणाम है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है आपके मरुस्थलीकरण, यानी मरुस्थलीकरण है, जो मरुस्थलीकरण है वो क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, और काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मरुस्थलीकरण है उसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। तो मृदा है उसकी ऊपरी परत हटाने से नीचे की जो कठोर चट्टानें हैं वो दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की जो मात्रा है, ह्यूमस की जो कमी है वो होने लगती है, और इसकी उर्वरता कभी अपेक्षाकृत कम होती है, और धीरे धीरे उर्वर जो भूमि है वो मरुस्थल में बदल जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो अच्छे से आपको ये वाला प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जैव विविधता, यानी जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है। तो एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जैव विविधता कहते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चों को जय माता दी जरूर लिखना है, और जो वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं उनको जरूर पढ़ना है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, संरक्षित क्षेत्र आदि पौधों और जंतुओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र हैं, ये आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में है वन्य जीव अभयारण्य, यानी वन्य जीव अभयारण्य क्या है।
तो वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान, यानी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, तो वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। और उसके बाद में है जैव मंडल आरक्षण, यानी जैव मंडल आरक्षण क्या है, तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं और किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को क्या रखता है, बनाए रखने में सहायक होता है। और यहाँ पर हाईलाइट किए हुए वर्ड को आप देख सकते हैं कि पचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी और पचमंडी नामक दो आपके वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। तो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु, तो इसमें एक है आपके वनस्पति जात और दूसरा है प्राणी जात। तो इन दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। तो सबसे पहले है आपके वनस्पति जात क्या है, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। और प्राणी जात की अगर हम बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं, उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या है, पौधे और जंतुओं की वह स्पीशीज, वह जाति, वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। जैसे पचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम के पेड़ विशेष क्षेत्रीय वनस्पति प्रजाति हैं और विशालकाय गिलहरी यहाँ की विशेष क्षेत्रीय जंतु प्रजाति है। तो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में है वन्य प्राणी अभयारण्य, यानी वन्य प्राणी अभयारण्य है वो क्या है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। और अभयारण्य है वो वह स्थान होता है जहां प्राणियों और जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्ण निषिद्ध होता है, यानी दंडनीय अपराध माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर क्या है, तो यह एक ऐसा स्थान है जहां प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं और यहां जंतुओं को भोजन है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके संकटापन्न जंतु, जो संकट में हैं। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, कि वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकटापन्न जंतु कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या है, जैसे सफेद हाथी, शेर है, जंगली भैंसा है और बारहसिंगा है। ओके, तो ये उदाहरण भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में है रेड डाटा पुस्तक, यानी लाल आंकड़े पुस्तक। तो रेड डाटा बुक क्या है या रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे पौधे और जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, यानी पौधों के लिए अलग हैं, जंतु के लिए अलग हैं और अन्य जो प्रजाति हैं उनके लिए अलग अलग लाल आंकड़े रेड डाटा पुस्तकें बनाई गई हैं।
उसके बाद में है प्रवास, यानी प्रवास क्या है, तो कुछ स्पीशीज द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और प्रवास है वो अधिकतर पक्षियों में पाया जाता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी हैं वो प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं और वे यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण, ठंड के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता, इस कारण वो पक्षी उड़कर आते हैं। उसके बाद में है कागज का पुनर्चक्रण, यानी कागज है उसका पुनर्चक्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम जानते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है, यानी हम जानते हैं कि 1 टन कागज है उसको प्राप्त करने के लिए हमें 17 हरे वृक्षों को काटना पड़ता है। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, जो कागज हैं उनको कभी भी आपको व्यर्थ नहीं करना है, कभी भी आपको उनको मिस यूज नहीं करना है। ओके, अतः हम कागज का पुनः चक्रण कर वनों उन्मूलन को कम कर सकते हैं और कागज को पुनः चक्रण कर 5 से 7 बार तक काम में लिया जा सकता है। और यदि कागज को अधिकतम बार पुनः चक्रित किया जाए तो 1 वर्ष में अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार का जो काम है वो आपको नहीं करना है, जो कागज हैं उनका मिस यूज आपको नहीं करना है। और यहाँ उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पुनरावरोपण। ओके, यानी पुनरावरोपण क्या होता है, तो पुनरावरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का जो रोपण है वो किया जाता है। और रोपण किए जाने वाले वृक्ष हैं वो सामान्यतः उस स्पीशीज के होते हैं, उस प्रजाति के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। इसके जो नोट्स हैं वो आपने देख लिए हैं, शानदार नोट्स हैं और ये नोट्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और कक्षा 8 के प्रत्येक बच्चों तक ये वीडियो आप सभी बच्चों को शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।